Okay, so we are discussing about the discovery of neutron done by Chadwick, and it is unstable. है ना? Nucleus के बाहर it cannot retain itself. It will convert into the other particles. All right. तो इसमें short question पूछ सकते हैं भाई, who discovered, है ना? Like this one mass के question. And जैसे क्लोरीन का जो है एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम 35.47 AMU दिया होता है ना. कैसे निकालते हैं ये सब? क्लोरीन has the two isotopes having the masses इतना, एक आइसोटोप का मास इतना है 34.98, दूसरे का 36.98, and relative abundance of these isotopes. नेचर में जो ये आइसोटोप्स है, पहला वाला 75.4% है उसकी अवेलेबिलिटी, दूसरे वाले की 24.6% है. तो इनका एवरेज कैसे निकलते हैं? परसेंटेज कितनी है उसकी नेचर में इनटू उसका मास कितना है पहले वाले आइसोटोप का, दूसरे का कितनी है, उसकी परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितनी इतनी है, और उसका एएमयू मास कितना है इतना. तो ये टोटल डिवाइड बाय 100%. तो 100 से डिवाइड किया तो ये उसका क्लोरीन का एवरेज मास आता है. इस तरह से दे गिव द एवरेज मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, है ना. कितने आइसोटोप्स हैं और कितनी अवेलेबिलिटी है, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय वेट एवरेज ऑफ द मासेस. ठीक है. तो ये केमिस्ट्री में तुम लोगों ने डिस्कस किया होगा ये पॉइंट. ठीक है. नाउ सिंबल्स यू नो, केमिकल सिंबल जो है न्यूक्लियर स्पेसीज आर डिनोटेड बाय लाइक दिस. एक्स इज द केमिकल सिंबल. ए क्या होता है? ए टू जेड है ना. ए क्या है? ए द मास नंबर विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. जेड क्या है? एटॉमिक नंबर विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम. तो ए मास नंबर, टोटल न्यूक्लियॉन्स नंबर, और जेड जो है प्रोटॉन नंबर, एन न्यूट्रॉन नंबर. इनका जो डिफरेंस होगा ए माइनस जेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. तो ये केमिस्ट्री में जैसा है वैसा ही यहाँ भी है. आइसोबार्स, आइसोबार में मास नंबर सेम होते हैं. आइसोटोप्स में प्रोटॉन नंबर सेम होंगे, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं. सेम प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर. ठीक है. तो आइसोटोप्स की सबकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है ना. आइसोटोप से ही सारे आइसोटोप्स एक ही प्लेस में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना. जेड से ही पीरियोडिक टेबल बनती है ना. तो दे आर द सेम प्रॉपर्टीज. ठीक है. तो ये कभी कभी पूछ लेते रेडियो एक्टिविटी में कौन से आइसोटोप्स हैं, कौन से आइसोबार्स हैं, कौन से आइसोटोन्स हैं. ठीक है. So this you know very well. Now size of the nucleus, this is important. पहले हमने साइज ऑफ द एटम देखा था. एटम का साइज देखा था. एटम की रेडियस क्या थी बोलो? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर थी, है ना. कुछ था, बड़ा सा फार्मूला था Rn का, है ना. अभी हम लोग किसकी, न्यूक्लियस की साइज देखने वाले हैं. न्यूक्लियस की साइज जो है नथिंग बट इट्स रेडियस. If A the mass number of any element, then radius of its nucleus is given by this formula. R naught is constant
R naught, ठीक है, R naught is the constant one. So size of the nucleus R is given by R naught into a to the power 1 by 3 cube root of its mass number, ठीक है. R naught constant है, फर्मी में है, देखो 1, इसको हम कितना लिख सकते हैं 1.2 फर्मी. FM मीन्स फर्मी, फेम्टोमीटर भी बोल सकते हैं इसको, है ना. तो ये कांस्टेंट है. तो ये बताओ कि रेडियस a की पावर 1/3 पे क्यों डिपेंड कर रही है? a पे क्यों नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यों नहीं है, बोलो. कैन यू गेस व्हाई 1/3? बिकॉज वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होगा. a मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस, है ना. वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर डिपेंड करेगा. वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? आर क्यूब पर. वॉल्यूम जो है राउंड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहाँ से आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3, है ना. इसलिए यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ a. रेडियस की बात हो रही, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही. वॉल्यूम होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा. गॉट इट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. इस पे न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं. क्लियर? So any doubt about the size of the nucleus? The size of the nucleus is this. The size of the atom already we have seen in the previous class. फर्मी के ऑर्डर का होगा, 10 to the power -15 के ऑर्डर का होगा. और साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो एटम जो है 10 to the power -10 के ऑर्डर का होता है. ठीक है यहाँ तक? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. Density of the nucleus is this is again very interesting. Density of the nucleus is also important. तो निकालते डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी कैसे? मास पर यूनिट वॉल्यूम से निकालते हैं ना. तो जो अपना नॉर्मल फार्मूला है वही रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम. तो m is the mass of average mass of each nucleon. a is the number of nucleons. तो टोटल मास कितना हो जाएगा? m into a हो जाएगा. तो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब. आर की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी है, तो ये आ जाएगा. तो मास की वैल्यू पुट कर दी, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम की नीचे पुट कर दी. तो ए हो गया कैंसल. तो ये कांस्टेंट आ गया, ये सब कांस्टेंट है. ए गेट्स कैंसल इंडिपेंडेंट ऑफ ए. तो ये अभी इनकी वैल्यू पुट कर दो. मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. दोनों के मास जो है उनका एवरेज मास ले लो. और आर नॉट की वैल्यू भी ऊपर है, तो ये पुट कर दो. तो दिस इज क्वाइट ए हाई वैल्यू, यू नो, वेरी वेरी हाई वैल्यू. 10 to the power 17 के ऑर्डर की है ये ऐसा यूनिट. ऐसा यूनिट में वेरी वेरी हाई वैल्यू which is billions of billion times larger than the density of water, which is 10 to the power 3. ठीक है. और ये this is for all nuclei independent of a. क्या लिखेंगे? independent of a. a पर डिपेंड नहीं कर रही. मतलब ये हुआ, एक मिनट, इंडिपेंडेंट ऑफ ए. मतलब जो हाइड्रोजन एटम की भी सेम डेंसिटी होगी, यूरेनियम की भी सेम होगी, क्लोरीन, ऑक्सीजन सबकी सेम होगी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट. इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन ए टाइप ऑफ द न्यूक्लियाई. फॉर ऑल न्यूक्लियाई इट इज सेम.
ऑर्डर याद रखो ये वाला, क्योंकि एक बार क्वेश्चन भी था जेई में, है ना, 10 to the power 17 के ऑर्डर की है। बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसा होगा, रेशो बोलते, हाइड्रोजन का यूरेनियम के साथ न्यूक्लियस डेंसिटी का रेशो पूछ लेंगे, या किसी से भी किसी के साथ भी रेशो पूछ लेंगे, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट ए हाई वैल्यू, वेरी वेरी हाई वैल्यू इनफैक्ट। इस डेंसिटी का अगर छोटा सा क्यूब ले लो, इतना बड़ा 1 सेंटीमीटर का क्यूब ले लो, तो इट विल बी वेइंग बिलियंस ऑफ टन्स। छोटे से क्यूब को कोई क्रेन भी नहीं हिला पाएगी, इतना हैवी होगा वो, बिकॉज 10 to the power 17 के ऑर्डर का इट विल बी, छोटा सा क्यूब जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट होगा 10 to the power 12 न्यूटन के ऑर्डर का होगा, थाउजेंड्स बिलियन न्यूटन, इतना हैवी होगा वो। आर यू गेटिंग इट? तो दिस इज इंटरेस्टिंग रिजल्ट। तो इन दोनों टॉपिक का एक क्वेश्चन करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ट्राई टू डू इट हियर इटसेल्फ एंड टेल मी द आंसर। गो थ्रू द क्वेश्चन। देयर आर टू एलिमेंट्स x and y given by उनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर्स, मास एंड एटॉमिक नंबर दिए। फाइंड रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज, उनकी डेंसिटी का रेशियो निकालना है ρ1 by ρ2। फिर रेडियाई का रेशियो निकालना है r1 by r2। फिर एक की रेडियस दी है तो दूसरे की रेडियस निकालना है। तो डू इट क्विकली हियर इटसेल्फ, टेल मी द आंसर पार्ट बाय पार्ट। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम। 1:1 ही होगा ना? किसका, पहले पार्ट का? हाँ ओके, और दूसरे पार्ट का? सर 2 मिनट्स देखते हैं। टू इज टू 3। ओके, देखो फर्स्ट पार्ट में ρ1 by ρ2 डेंसिटी सेम होती सभी न्यूक्लियस की 2.3, कितनी थी वाले? हाँ ये देखो 2.3 into 10 to the power 17, है ना, तो सेम रहेगी, कैंसिल हो जाएगी, 1:1 फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में a1 by a2 का क्यूब रूट, तो ये इसका 8 है, दूसरे वाले का 27 है, नीचे क्यूब रूट लेंगे 2/3 आ जाएगा। और थर्ड पार्ट में वैल्यू पुट कर दो, एक की रेडियस दी है, दूसरे की आ जाएगी, रेशो 2/3 हमने निकाला ही है, वन ऑफ द रेडियस इज गिवन, उसमें वैल्यू पुट कर दो, सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। 3 into 10 to the power minus r1 दिया है, रेडियस ऑफ एक्स इज 2 दिया है, तो y की r2 निकल आएगी, 3 फर्मी r3 into 10⁻⁻15। ये यहाँ से देखो, ये वाला रिजल्ट हमने यूज किया जब। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, frequently asked क्वेश्चन नहीं है।
क्लियर? Yes, sir. ओके, मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक मास डिफेक्ट होता है, एक्चुअल में वो डिफेक्ट नहीं होता है, डिफरेंस होता है, बट उसको बोला जाता है डिफेक्ट, बट इनफैक्ट इट इज डिफरेंस। तो न्यूक्लियस का जितना मास होना चाहिए, जितना न्यूक्लियस का मास है उतना ही न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, बट न्यूक्लियस का मास एक्चुअली कम होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से कम होता है। तो जो डिफरेंस है उसको मास डिफेक्ट बोला जाता है। तो इट इज द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियॉन सॉरी, एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस बनती है तो थोड़ा सा लॉस ऑफ मास होता है, वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो बाइंड हो जाते हैं। तो व्हेन द न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, some loss of mass take place. So this difference of total mass of the nucleus and actual mass of the nucleus and actual mass of the nucleus is called mass defect. तो इसको फार्मूले से कैसे बनाएंगे? तो Z इज द, इसका फार्मूला बनाते हैं, देखो Z इज द एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन्स नंबर, और A मास नंबर है। तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? A माइनस Z, minus Z. है ना? तो उनका टोटल मास और एक्चुअल मास जो है न्यूक्लियस का, उसका डिफरेंस कोई हम मास डिफेक्ट का फार्मूला बनाएंगे। तो mp इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, mn इज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास ऐड कर लो तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, m इज द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो फार्मूला क्या बनेगा? देखो मास डिफेक्ट का फार्मूला ये बनेगा, डेल्टा एम एस, ये कितने हो गए? प्रोटॉन का टोटल मास हो गया ये, mp इज द मास ऑफ प्रोटॉन और z इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये कितने न्यूट्रॉन्स, डिफरेंस जो होता है ए एंड जेड का, वो न्यूट्रॉन्स नंबर होते हैं। तो न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई किया, तो इतना मास होना चाहिए, बट एक्चुअल मास है में थोड़ा लॉस ऑफ मास होता है, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट जो है पूछा जाएगा तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ये, डिफरेंस ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। फार्मूला ये बन गया। कभी कभी क्या होता है, प्रोटॉन का मास नहीं दिया होता, हाइड्रोजन का मास दिया होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे उसमें। तो यहाँ पर जो मास ऑफ द न्यूक्लियस की जगह मास ऑफ द एटम लेना पड़ता है, फिर उसमें भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं, है ना? इस तरह से इफ मास ऑफ द ओके, प्रोटॉन का मास न देके हाइड्रोजन का मास दिया होता है ना? तो ये M1H1 इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, और ये जो है MaxZ इज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी आ गया, ये न्यूक्लियस का है, देखो इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा, तो यहाँ तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, इसमें भी तो बैलेंस रहेगा, ये इक्वेशन नहीं है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का लिखा और ये एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए इतने इसमें, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, वी आर डीलिंग विद द न्यूक्लियस। तो इन प्लेस ऑफ प्रोटॉन का मास नहीं दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, तो एटॉमिक मास लेना पड़ता है इधर। ठीक है, बट अभी इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी निकालते समय ये काम आता है, ये वाला फार्मूला। अभी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन नहीं है अपने पास, इतना ही है,
मास डिफेक्ट का इतना दिस मच इज देयर। Yes, sir. ठीक है, तो मास डिफेक्ट समझ में आ गया। डिफरेंस ऑफ मास होता है जो जितना होना चाहिए उससे कम होता है, तो जो डिफरेंस है उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। और ये लॉस ऑफ मास कन्वर्ट्स इनटू द एनर्जी, वो एनर्जी उनको होल्ड करके रखते हैं न्यूक्लियस को। ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी नहीं है कोर्स में, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। बट इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कर्व भी नहीं है, बट इस कर्व की एक इम्पोर्टेंस है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। आगे जो टॉपिक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन, इस कर्व से एक्सप्लेनेशन है उसका। तो क्या होता है देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, सुना तुमने न्यूक्लियर फ्यूजन? जब छोटी न्यूक्लियाई मर्ज होती हैं एक दूसरे में, तो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनाती हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ज्वाइन होके हीलियम बनाएगा, हीलियम हीलियम ज्वाइन होके कार्बन बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो यहाँ पे देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में इधर इधर जो है लाइट न्यूक्लियाई है, इधर हैवी न्यूक्लियाई है। यहाँ पे देखो मास नंबर है, और बाइंडिंग एनर्जी का भी यहाँ पे देखो ऐसे जा रहा है। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी आयरन की होती है, आयरन 56। मतलब उसके न्यूक्लियस जो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, उनको सेपरेट करना है तो बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। 8.85 8.75 MeV एनर्जी होती है आयरन की। इससे इस तरफ जाते तो कम होती है, हैवी न्यूक्लियस की भी कम है। तो जब लाइट न्यूक्लियाई ज्वाइन होकर इंटरमीडिएट की तरफ जाएंगे तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, और मास डिफेक्ट से एनर्जी भी रिलीज होती है। लॉस ऑफ मास, मास डिफेक्ट इज व्हाट? लॉस ऑफ मास इनफैक्ट, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। लाइट न्यूक्लियाई ज्वाइन होकर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई की तरफ जाएंगे तभी भी एनर्जी रिलीज होती है। और हैवी न्यूक्लियस अगर ब्रेक होती है इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई तक बढ़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी भी रिलीज होती है। उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। मतलब यूरेनियम जब ब्रेक होता है तो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनाता है, विच आर मोर स्टेबल। ये रेंज स्टेबिलिटी की है, Fe के आसपास की तरफ आते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। लाइट न्यूक्लियाई ज्वाइन होके इंटरमीडिएट न्यूक्लियर की तरफ जाते हैं तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो सन से जो एनर्जी मिलती है फ्यूजन से मिलती है। हीलियम हीलियम जो अपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन ज्वाइन होके हीलियम बनाते हैं, है ना। यहाँ पर देखो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रोजन इधर है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से हमें सन से एनर्जी मिल रही है। लाइट न्यूक्लियाई ज्वाइन होकर इंटरमीडिएट न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं, मोर स्टेबिलिटी भी हो रही है उनमें, और एट द सेम टाइम लॉस ऑफ मास से एनर्जी रिलीज होती है। और पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज करते हैं, वो हैवी यूरेनियम देखो हैवी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, देखो 7 पॉइंट समथिंग होती है ना। तो ये भी अनस्टेबल होते हैं। लाइट न्यूक्लियस भी, उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, तो वो थोड़ा उतनी स्टेबिलिटी नहीं रहती उनकी, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी रहती है। तो हैवी से इंटरमीडिएट की तरफ जाएंगे या लाइट से, तो दोनों केसेस में स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, एनर्जी भी रिलीज होती है। एक को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, सन से जो एनर्जी मिलती है, और यूरेनियम से जो एनर्जी मिलती है हैवी न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। कितनी एनर्जी मिलती है वो देखेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व दोनों को एक्सप्लेन करता है, बट अभी ये कर्व अपने कोर्स में नहीं है, अदरवाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विल सी दो प्रोसेस अपने कोर्स में, फ्यूजन एंड फिशन, लास्ट में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले तो न्यूक्लियर ये हमारे फोर्सेस, कोर्स नहीं है ना? हाँ ये नहीं है, ये टॉपिक छोड़ना है। ये बाइंडिंग न्यूक्लियर, ये बाइंडिंग एनर्जी का अब छोड़ देना है, और बाइंडिंग एनर्जी का भी छोड़ देना है। ओनली मास डिफेक्ट यहाँ तक। मास डिफेक्ट के बाद न्यूक्लियर फोर्सेस पे चलते हैं अभी हम लोग।
यहाँ पर, इसके बाद सीधे न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इंपॉर्टेंट है ये न्यूक्लियर फोर्सेस। It is the force between the nucleons, that is proton proton, proton neutron, and neutron neutron. That is proton proton, or proton neutron, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज व्हिच आर इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज देखो, यू हैव टू रिमेंबर एनी 4 प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ये है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेज में काउंट होते हैं, एंड दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। और दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है देखो, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है। तो दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, डजंट डिपेंड अपॉन द चार्ज। it is approximately same between proton proton, neutron neutron, neutron proton। तो सेम है ऑलमोस्ट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, चार्ज इंडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, ठीक है। एंड शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, फ्यू फर्मी तक, फ्यू फर्मी तक रहते हैं, उसके बाद एकदम से ड्रॉप हो जाते हो, दे आर ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग। अनलाइक कूलाम फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, दूर तक एक्ट करते हो, बट ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। It falls rapidly to zero as distance is more than few femtometer। तो जीरो हो जाते हैं, जल्दी से जीरो ही हो जाते हो। फ्यू फर्मी से ज्यादा हो गया तो दे विल बिकम जीरो। ये नहीं कि डिक्रीज होते जा रहे, दे ऑलमोस्ट बिकम जीरो, इनसिग्निफिकेंट हो जाते, ठीक है। तो ये पॉइंट याद कर लो, इसमें कभी कभी 2 ही लिखने के लिए आते हैं तो 2 लिखो। अगर तुम्हें ये पॉइंट नहीं याद आ रहा तो इसको लास्ट में ये लिख दो, दे आर बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। और तुमने नोटिस किया होगा जनरली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं कि न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं? बोलो। लाइट न्यूक्लियस में तो इक्वल होते हैं ना, इक्वल। हैवी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, क्यों? वो स्टेबिलिटी के लिए रहते हैं। कैसे? देखो, न्यूट्रॉन ज्यादा, उसको उसको जो है न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है, क्योंकि अभी हमने सीखा कि शॉर्ट रेंज फोर्स है ना, शॉर्ट रेंज फोर्सेस है ना, तो न्यूट्रॉन की एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की क्यों जरूरत पड़ती है? देखो, सपोज ये न्यूक्लियस बड़ी न्यूक्लियस है ना, तो ये प्रोटॉन है और सपोज ये एक प्रोटॉन है, तो इनके बीच का जो कूलाम फोर्स है वो डोमिनेट करेगा। अभी इसमें न्यूक्लियर फोर्स तो अट्रैक्टिव है, न्यूक्लियर फोर्स, बट कूलाम फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो ये तो जीरो हो जाएगा, दे विल टेंड टुवर्ड्स जीरो अट्रैक्टिव फोर्स। बड़ी न्यूक्लियस में फ्यू फेम्टोमीटर हो गया तो जीरो की तरफ। अभी ये तो प्रोटॉन तो दोनों बाहर निकल आएंगे फिर कूलाम फोर्स की वजह से। न्यूक्लियर फोर्स तो उनको काउंटरएक्ट नहीं कर पा रहा, अभी डिस्टेंस बढ़ गई है, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है फिर यहाँ पर। ये न्यूट्रॉन्स उनको रोक के रखते फिर ऐसे।
तो उसको बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा चाहिए रहेंगे रोक के रखने के लिए, क्योंकि कूलम्ब फोर्स डोमिनेट हो जाता है फिर। तो ये आसपास के जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो उसको, प्रोटॉन्स भी, पास के प्रोटॉन्स भी एक्टिव रहेंगे, वो भी खींचेंगे उनको अट्रैक्टिव फोर्स, बट दूर वालों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कूलम्ब फोर्स डोमिनेट करेंगे तो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि न्यूट्रॉन्स में कूलम्ब फोर्स होगा नहीं, केवल न्यूक्लियस फोर्स होगा वो, विच विल बी अट्रैक्टिव। पास वाले ज्यादा, दूर वालों का काम नहीं रहेगा, आसपास के ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए हैवी न्यूक्लियस में खासतौर से एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रहते हैं, वो उसको दूर वाले प्रोटॉन्स को कूलम्ब फोर्स से बचा के रखते हुए उसको अट्रैक्ट करके रखते हैं। ऑलराइट, तो न्यूट्रॉन्स आर एक्स्ट्रा in heavy nucleus for better stability. Potential energy of pair of nucleons as a function of their separations. ठीक है, ये लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ nucleons as a function of their separation। ये आर ले लो इधर, ये आर है, सॉरी यहाँ पर आर है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इधर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राफ ऐसा जाता है, इस तरह से आता है। तो एक यहाँ पे देखो ये पॉइंट, जब दो एक न्यूक्लियस को यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, डिस्टेंस कितना हो गया, ये आर नॉट, ये आर नॉट दिख रहा है। तो ये डिस्टेंस पर जब होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है ना, मिनिमम। स्लोप कितना हो गया, 0, du by dr 0 हो गया, विच इज नथिंग बट ए फोर्स, तो फोर्स भी 0 हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स 0 होता है। तो क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट डिस्टेंस आर नॉट, ये आर नॉट है, जब एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, विच इज इक्वल टू 0.8 फर्मी, अबाउट 0.8 फर्मी, है ना। तो यहाँ पर फोर्स 0 हो गया एट आर नॉट, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस विल बी 0। और उससे कम, उससे ज्यादा डिस्टेंस है इधर, तो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है इस एरिया में, अट्रैक्टिव, यहाँ पर 0 और कम पर रिपल्सिव हो जाता है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस इज लेस देन द पर्टिकुलर डिस्टेंस आर नॉट, तो रिपल्सिव, जब बहुत पास में आ गए तो दे विल रिपेल ईच अदर, और एक सर्टेन डिस्टेंस पे दे विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स, दूर उससे ज्यादा है तो दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। तो ये 0.8 फर्मी से क्लोज आ गए तो रिपेलिंग एक्शन, 0.8 फर्मी के आसपास तो फोर्स जो है बैलेंस हो जाएगा, नो फोर्स उनके बीच में। उससे दूर जाएंगे तो अट्रैक्टिव, बहुत पास आने में दे बिकम रिपल्सिव फोर्सेस आल्सो, है ना। हमने जनरली अट्रैक्टिव रहते हैं वो, जनरली डिस्टेंस बिटवीन देम इज मोर देन 0.8 फर्मी, जनरली ये केस रहता है, अट्रैक्टिव रहते हैं, बहुत पास में आने से रिपल्सिव भी हो सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मार्क्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, इस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, न्यू चैप्टर, लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें बस वही न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन एंड एनर्जी के बारे में बाकी है बस, न्यूक्लियर एनर्जी विच कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। तो दैट टॉपिक के बाद वील स्टार्ट सेमीकंडक्टर्स।
ठीक है, यहाँ पे एंड कर दूं? Are you there? Okay then, thank you. Is there any problem in audio? No response, why?